आपके YouTube चैनल उड़ान द फ्लाई पर आपका स्वागत है। इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम इतिहास विषय पर चर्चा कर रहे हैं। जैसा कि इसके पहले क्लास में प्राचीन इतिहास के सिलेबस के बारे में चर्चा हो चुकी है और उसी सिलेबस के अनुसार आज का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो पाषाण काल है। पाषाण काल के अंतर्गत हम पाषाणकालीन मानव, उनके जीवन शैली, उनके औजार, निवास स्थान और साथ में हम मानव के विकास के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे आज हम जिस रूप में दिखाई पड़ रहे हैं या आज का जो मानव है, क्या ऐसे ही मानव पाषाण काल में भी थे या मानव का निरंतर विकास हुआ है, इस संदर्भ में भी आपसे चर्चा होगी। जैसा मेरा एक टॉपिक है मानव जीवन के विकास के बारे में और उस पर हम आपके साथ चर्चा करने चल रहे हैं। तो जैसे हम देख रहे हैं कि प्राइमेट शब्द है, लगभग 26 लाख ईसा पूर्व, कब 26 लाख ईसा पूर्व पहले मानव के विकास की गतिविधियां प्रारंभ होती है और प्राइमेट से ऑस्ट्रेलोपिथेकस के रूप में प्रथम होमोनिडो का विकास हुआ। प्राइमेट और ऑस्ट्रेलोपिथेकस में मुख्य अंतर यह था कि जहां प्राइमेट 4 पैरों से चलने वाला था, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है, वहीं ऑस्ट्रेलोपिथेकस चलने के लिए अब 2 पैरों का प्रयोग करने लगा था। और यही नहीं, नदियों के बहाव से निर्मित पत्थरों का प्रयोग भी करने लगा था। लेकिन अभी वो पत्थर का प्रयोग औजार के रूप में, यानी खुद बना करके औजार के रूप में नहीं कर रहा था। धीरे धीरे आप देखेंगे कि इसी होमोनिडो से कई प्रजातियों का विकास हुआ और ये प्रजातियां आपको स्पष्ट रूप से इस तरीके से दिखाई पड़ेंगी। ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद हम होमो हैबिलिस के बारे में चर्चा कर रहे हैं। होमो हैबिलिस की अपनी यह विशेषता है कि इसे प्रथम कारीगर की संज्ञा दी जाती है। यह अपने हाथों का प्रयोग करके पत्थर के औजारों का निर्माण किया, यानी हाथों का प्रयोग करने वाला अगर पहली प्रजाति है तो कौन है? होमो हैबिलिस है, जो औजार के संदर्भ में उसने अपने हाथों का प्रयोग किया और इसीलिए इसे प्रथम कारीगर कहा जाता है। इस प्रजाति के आगे देखें तो होमो इरेक्टस की बात आती है। इरेक्टस प्रजाति के समय ही आग का आविष्कार हुआ, आग की खोज हुई और आग की खोज कई बार प्रश्न पूछा भी जा चुका है कि किसके समय हुई, तो हमारा उत्तर क्या होगा? होमो इरेक्टस। अगर आगे हम बात करें तो निएंडरथल की बात है। निएंडरथल प्रजाति के लोग शवों को दफनाने की जो परंपरा थी उसको इन्होंने प्रारंभ कर दिया, यानी शवों को दफनाए जाने की शुरुआत किसके समय हुई? तो निएंडरथल के समय। इस बात का हमें ध्यान रखना है। और आगे हम होमो सेपियंस के बारे में बात कर रहे हैं और धीरे धीरे कहीं कहीं होमोनिडो की शारीरिक संरचना, कपालधारिता का विकास हुआ और बहुत सारे जेनेटिक परिवर्तन आए, जिसके परिणाम स्वरूप इस प्रजातियों का बौद्धिक एवं कलात्मक विकास हुआ और जिसके कारण ही भाषा, विज्ञान, दर्शन, कला, नृत्य, संगीत जैसी महत्वपूर्ण संस्कृतियों का विकास हुआ। और ये सारे लक्षण होमो सेपियंस में देखे जाते हैं। किस में देखे जाते हैं? होमो सेपियंस में देखे जाते हैं और इसीलिए होमो सेपियंस को आधुनिक मानव या आधुनिक सभ्य मानव की संज्ञा दी जाती है। तो ये मानव का जो विकास है, ये आप देखेंगे कि ये क्रमबद्ध विकास का परिणाम है, ना कि जैसे आज मानव हमें दिखाई पड़ रहे हैं उस रूप में पाषाण काल के मानव थे। इसके पीछे कहीं न कहीं विकासवादी सिद्धांत है और उसी का परिणाम है कि धीरे धीरे करते हुए होमो सेपियंस तक मानव आए, जो कहीं न कहीं पूर्ण मानव, प्रज्ञ मानव या आधुनिक मानव की संज्ञा
दी जा रही है। वहीं ऑस्ट्रेलोपिथेकस के संदर्भ में हम देखा जाए तो इसे प्रथम प्रोटो मानव भी कहा जाता है और इसी को आद्य मानव भी कहा जाता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यह जो हमारी स्लाइड है इसमें कुछ मिलान करने वाले प्रश्न आपसे बन सकते हैं। जैसे एक तरफ इन प्रजातियों की विशेषताओं के बारे में और साथ में इन प्रजातियों को दिया रहेगा और कहा जाएगा आपस में आप मिलान करिए, या प्रजातियों के एक क्रमबद्ध विकास के संदर्भ में भी आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ से प्रश्न उठाए जा सकते हैं और इसे देखना, समझना और कहीं ना कहीं इसे ध्यान में रखना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। आगे हम देख रहे हैं एक क्रम भी आपको यहाँ से देखने को मिल रहा है, कैसे धीरे धीरे मानव का विकास यहाँ पर स्पष्ट तरीके से आपको देखने को मिल रहा है इस चित्र में। अब हम आगे की बात करते हैं। अगर पाषाण काल के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो हम पाषाण काल के बारे में यहाँ देखते हैं कि जैसे भारत की जलवायु है, इस तरह की जलवायु यूरोप, अफ्रीका और एशिया में नहीं पाई जाती या एशिया के कुछ भागों में नहीं पाई जाती है। ये विशेष जलवायु है जो भारत के संदर्भ में पाई जाती है, जिसका परिणाम है कि यहाँ पर यूरोप, अफ्रीका की भांति बड़े पैमाने पर जीवाश्म नहीं प्राप्त हुए हैं। लिहाजा इस काल के अध्ययन के बारे में हमें मुख्यतः पत्थर के उपकरण या अन्य पुरातात्विक सामग्रियों पर निर्भर रहना पड़ता है। और इसीलिए आप देख रहे हैं चूँकि इस काल को पाषाण काल के भी नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसके बारे में प्रमुख जानकारी पाषाण या पत्थर से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है? पाषाण या पत्थर से प्राप्त होती है। तो यहाँ पर इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। पत्थर से, इसलिए विद्वानों ने इस काल को क्या कहा है? पाषाण काल की संज्ञा दी है। कथन कारण का प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है कि पाषाण काल की जानकारी हमें मुख्यतः पत्थरों से प्राप्त होती है और इसीलिए इसे पाषाण काल कहा जाता है। तो यहाँ पे भी कथन कारण दोनों सही है और दोनों एक दूसरे की पुष्टि करते हैं। और साथ में हमें ध्यान भी रखना है इस काल के लोगों को लेखन कला का ज्ञान नहीं था, ये विशेष तौर पर हमें ध्यान रखना है। जॉन लुबाक विद्वान हैं जिन्होंने पाषाण काल का विभाजन पूर्व पाषाण काल और नव पाषाण काल में किया है। नव पाषाण काल का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो जॉन लुबाक महोदय ने किया था। यह भी प्रश्न हमारे लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। और आगे आप देख रहे हैं लॉर्ड एवेबरी महोदय हैं जिन्होंने पाषाण काल के संदर्भ में पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल शब्द का प्रयोग किया, या कहिए पाषाण काल का विभाजन पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल में किया। लेकिन यहाँ ये ध्यान रखना है नव पाषाण काल का सबसे पहली बार प्रयोग किसने किया? जॉन लुबाक महोदय ने किया। और इसी प्रकार हम देख रहे हैं कि लार्तित महोदय हैं, ये लार्तित महोदय हैं जो पूरा पाषाण काल का विभाजन निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल में किया है। चूँकि निम्न पूरा पाषाण काल या पूरा पाषाण काल की बात कर रहे हैं हम, तो पूरा पाषाण काल की जो समय अवधि है बड़ी लंबी है और इस लंबी अवधि में बहुत सारे परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं। और यह परिवर्तन विशेष तौर पर हमें औजारों में देखने को मिलता है। और यही वजह है कि औजारों में आए हुए परिवर्तनों को बेहतर ढंग से समझने के लिए इसे 3 भागों में बांटा गया है: निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। अगर सामान्यतः हम पाषाण काल की बात करें तो पाषाण काल को मुख्यतः 3 भागों में बांटा जाता है: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। जहां पूरा पाषाण काल की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? शिकार। वहीं मध्य पाषाण काल की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? पशुपालन। और अगर नव पाषाण काल की बात करें तो सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? कृषि। तो धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि पूरा पाषाण काल के या पाषाणकालीन मानव का विकास मुझे स्पष्ट देखने को मिल रहा है, जहां वो शिकार से, पशुपालन और पशुपालन से कृषि का कार्य करने लगे हैं। और आप देख रहे हैं कि इसी पूरा पाषाण काल के फेज में
हमें प्राचीनतम जीवाश्म भी प्राप्त होंगे और महाराष्ट्र के बोरी से प्राचीनतम उपकरण या औजार भी प्राप्त होंगे। लेकिन धीरे धीरे जब हम पशुपालन की तरफ चलेंगे तो राजस्थान के बागौर और मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से हमें पशुपालन के प्रमाण प्राप्त होंगे। मानव द्वारा पाला गया जो पहला पशु होगा वो कुत्ता होगा। और इसी के आगे अगर चर्चा करेंगे तो पशुपालन के साथ हम कृषि पर जोर देंगे और इस काल के मानव ने जब कृषि की शुरुआत करेगा तो उसका जीवन कैसा हो जाएगा, अस्थाई हो जाएगा, क्योंकि कृषि के लिए अस्थाई तो होना बहुत ज़रूरी है। और आप देखेंगे जब अस्थाई जीवन होगा तो बस्ती का निर्माण भी होगा और बस्ती से ही आप देखिए जब लोग बसेंगे तो कुछ खान पान के लिए बर्तनों की ज़रूरत पड़ेगी, तो यहाँ से हम मृद भांड भी देंगे। मृद माने मिट्टी और भांड माने बर्तन, मिट्टी के बर्तन के बारे में देखेंगे। और चोपनी मांडा से हमें पहली बार मृद भांड बनाए जाने का प्रमाण प्राप्त होगा। और आप देखेंगे ये मृद भांड किससे बनेंगे, चाक से बनेंगे। तो हम चाक के बारे में देखेंगे। नवपाषाण काल के लोग चाक का प्रयोग करेंगे और इसी को आधार बना करके लोग कहीं न कहीं बैलगाड़ी का निर्माण करेंगे। तो हम देख रहे हैं इस काल में कृषि के आने से बहुत सारे परिवर्तन हो रहे हैं और यह परिवर्तन मुझे अस्थायित्व जीवन के कारण समझ में आ रहा है और इसमें काफ़ी कुछ अंतर देखने को मिलेगा और यह अंतर आगे के विकास की संभावनाओं को भी स्पष्ट करेगा। तो यहाँ हम विशेष तौर पर देख रहे हैं पाषाण काल के बारे में और हमने कहा कि पाषाण काल के बारे में समस्त जानकारियाँ पत्थरों से प्राप्त होती हैं और इस काल के लोगों को लेखन कला का ज्ञान नहीं था। किसका? लेखन कला का ज्ञान नहीं था। इस बात को ध्यान में रखना है। लेखन कला का पहली बार प्रमाण हड़प्पा सभ्यता में हमें देखने को मिलता है। यानी हमें ध्यान रखना है कि वो हड़प्पा के पूर्व अगर हम बात कर रहे हैं पाषाण काल में या पाषाण काल के लोगों को लेखन कला का ज्ञान नहीं था। और जान लो बाघ का यह कथन या पाषाण काल का विभाजन भी हमें याद रखना है। और इस तरह से एक सामान्य विशेषताएं पाषाण काल की, कई बार ऐसा भी पूछ लिया गया है कि मध्य पाषाण काल की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है, तो पशुपालन है, इसको भी हमें ध्यान रखना है। इस नवपाषाण काल की कृषि है और इसी प्रकार से पुरापाषाण काल की शिकार है। इस बात को हमें ध्यान में रखना है। और पुरापाषाण काल का विभाजन कहाँ किस रूप में किया गया है, तो आपको ये निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। तो यहाँ अभी हम इसके आगे के स्लाइड पर एक एक करके निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल पर चर्चा करेंगे। तो आगे की स्लाइड में हम किस पर चर्चा करेंगे? पुरापाषाण काल के बारे में। तो आप देख रहे हैं ये स्लाइड है निम्न पुरापाषाण काल से संबंधित और आप देख रहे हैं इस काल के जो मानव थे वो कोर उपकरण का निर्माण करते थे। किसका निर्माण करते थे? कोर उपकरण का निर्माण करते थे। और कोर उपकरण का मतलब है कि पत्थर के मूल भाग से, कहाँ से? पत्थर के मूल। जब कोई पत्थर हो और उस पत्थर के अगल बगल पपड़ी से नहीं बल्कि उस मूल पत्थर से जिस उपकरण का निर्माण हो उसे हम कोर उपकरण कहते हैं। कौन सा उपकरण कहते हैं? कोर उपकरण, जो क्वार्टजाइट जैसे कठोर पत्थर से निर्मित होते हैं। और ये जो उपकरण थे प्रमुख रूप से चापर चापिंग, पेबल तो संस्कृत है पेबल, हैंडएक्स और क्लीवर, हैंडएक्स और क्लीवर जैसे उपकरण निकल करके सामने आते हैं। और ये उपकरण जो है मुझे निम्न स्थानों से प्राप्त हैं। अब यहाँ पर हमें क्या ध्यान रखना है? आपसे पूछा जाएगा कि कोर उपकरण किस काल की सबसे प्रमुख विशेषता है, तो यहाँ ध्यान रखना है मुझे निम्न पुरापाषाण काल की। या प्रश्न पूछ सकते हैं कि प्राचीनतम हैंडएक्स या क्लीवर चापिंग किस काल में मिलते हैं, तो उत्तर हमारा क्या होगा? निम्न पुरापाषाण काल। और इसके अलावा अगर आगे अच्छा प्रश्न बन सकता है कि ये उपकरण किन किन स्थानों से हमें प्राप्त हुए हैं, मिलान करने के लिए ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। तो आप देख रहे हैं ये सोहन घाटी पाकिस्तान में है, सिंधु की सहायक नदी के संदर्भ में। और आप देख रहे हैं यहाँ से हमें चापिंग जैसे उपकरण प्राप्त हुए हैं। और इसके बाद हम डीडवाना की बात कर रहे हैं। ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण संस्कृत है और
यहाँ डी टेरा पैटरसन जैसे विद्वानों ने महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, जिससे यह संस्कृत अपने आप में प्रकाश में आई। आगे हम डीडवाना राजस्थान के बारे में कर रहे हैं, और इसका मिलान कहाँ से करना है आपको, राजस्थान से। इसी प्रकार से बोरी महाराष्ट्र से, बेलन घाटी इलाहाबाद या प्रयागराज, नर्मदा घाटी मध्य प्रदेश, अनागबाड़ी कर्नाटका, पल्लवरम तमिलनाडु, गिदलूर आंध्र प्रदेश। ये महत्वपूर्ण ऐसे स्थल हैं जहाँ से मुझे निम्न पुरापाषाण काल के औजार प्राप्त होते हैं। ये औजार प्राप्त होते हैं इसलिए ये स्थल महत्वपूर्ण हैं, और ये बताता है कि कहीं न कहीं हमारे पूर्वजों की जो गतिविधियाँ थी, कमोबेश अगर देखा जाए तो ऊपरी गंगा घाटी और केरल के क्षेत्र को छोड़ दिया जाए तो अब निम्न पुरापाषाण काल के पीरियड में ही संपूर्ण भारतवर्ष में प्रचलित हो गई थी। वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे थे, और इसका सबसे प्रमुख प्रमाण है इस स्थानों से प्राप्त उनके अपने औजार या उपकरण। आगे हम देख रहे हैं इसकी काल की अपनी कुछ खास विशेषताएं हैं। भारत में पहला हैंडएक्स पल्लवरम से रॉबर्ट ब्रूसफुट द्वारा 1863 में प्राप्त किया गया। मद्रास के निकट पल्लवरम है, यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। रॉबर्ट ब्रूसफुट ने 1863 में पहला हैंडएक्स यहाँ से प्राप्त किया था। या इसके अलावा देख रहे हैं हैंडएक्स भी दो प्रकार के आपको मिलते हैं। एक तो पहला अपरिष्कृत हैंडएक्स, जिन्हें एबी वैली के नाम से जाना जाता है, एबी वैली के नाम से जाना जाता है। आप देख रहे हैं अपरिष्कृत हैंडएक्स, और जो परिष्कृत हैंडएक्स होते हैं उन्हें एसुलियन हैंडएक्स कहा जाता है। लेकिन इस हैंडएक्स की खोज सबसे पहले किसने किया था? रॉबर्ट ब्रूसफुट ने। कब किया था? 1863 ईस्वी में। कहाँ से प्राप्त हुआ था? मद्रास के निकट पल्लवरम से। जबकि अगला हैंडएक्स हमें प्राप्त हो रहा है अतिरपक्कम से। कहाँ से? अतिरपक्कम से। तो आप देख रहे हैं अगला हैंडएक्स मुझे अतिरपक्कम से प्राप्त हो रहा है, जबकि पहला हैंडएक्स हमें कहाँ से, किसके द्वारा? रॉबर्ट ब्रूसफुट के द्वारा हमें प्राप्त हो रहा है। आगे हम देख रहे हैं सोहन घाटी, जिसके बारे में भी हम चर्चा किए थे। पहली बार उत्खनन डीएन वाडिया ने किया, इसीलिए सोहन घाटी का पितामह कहा जाता है। ये कथन कारण का प्रश्न बहुत सुंदर बन सकता है कि सोहन घाटी से पहली बार उत्खनन घाटी, यानी सोहन घाटी में पहली बार उत्खनन का कार्य किसने किया था? डीएन वाडिया ने किया, और इसलिए इन्हें सोहन घाटी का पितामह कहा जाता है। लेकिन बाद में डी टेरा पैटरसन ने इस क्षेत्रों पर, इन क्षेत्रों पर सबसे महत्वपूर्ण कार्य किए। तो यहाँ भी इस बात को ध्यान रखना है। हम देख रहे हैं नर्मदा के हथनौरा नामक स्थान से अरुण सोनकिया को मानव जीवाश्म प्राप्त है। यहाँ इस बात को ध्यान रखना है कि जो भारत में सबसे प्राचीनतम जीवाश्म प्राप्त है वो नर्मदा नदी के किनारे एक स्थान है हथनौरा। कौन सा ये है? नर्मदा नदी के किनारे क्या स्थान है? हथनौरा। वहाँ से किसको प्राप्त है? अरुण सोनकिया को प्राप्त है। और आप देख रहे हैं इसीलिए अरुण सोनकिया को नर्मदा मैन कहा जाता है। तो यहाँ कई प्रश्न बन सकते हैं। मानव का जीवाश्म सबसे पहले किस राज्य में प्राप्त होता है? तो उत्तर आपका होगा मध्य प्रदेश। किस नदी के किनारे प्राप्त होता है? उत्तर होगा आपका नर्मदा। किस स्थान से प्राप्त होता है? उत्तर आपका होगा हथनौरा। और किसने प्राप्त किया था? अरुण सोनकिया। या इस तरीके से भी दे सकते हैं कि कई चार नाम आपको दे दें और पूछा जाए किसे नर्मदा मैन के नाम से जाना जाता है, तो उत्तर आपका क्या होगा? अरुण सोनकिया। तो यहाँ इस बात को ध्यान रखना है। इससे पहले हमने चर्चा किया है इन उपकरणों के संदर्भ में। अगर हम ध्यान से दें तो भारत में केरल और ऊपरी गंगा घाटी को छोड़ दिया जाए तो संपूर्ण स्थानों से मुझे निम्न पुरापाषाण काल के गतिविधियों या उस काल के मानव या उनके द्वारा प्रयोग किए गए औजारों का प्रमाण प्राप्त होता है। बहुत सारी उद्योगशालाएं भी मिली हुई हैं। इन उद्योगशालाओं को पहचानने के लिए हम देख लेते हैं कि जैसे कोई भी उपकरण को जिस रूप में वो बनाना चाहते हैं, अगर वो नहीं बना है तो उस पत्थरों को उन्होंने वहीं पर छोड़ दिया है। या मूल उपकरण को बनाने के दौरान बहुत सारे पत्थरों के अगल बगल के जो भाग होते हैं वो वहीं पर निकले हुए दिखाई पड़ते हैं। तो इस आधार पर यह पता चलता है कि कहीं न कहीं यह स्थान कमोबेश उद्योगशालाएं रही होंगी और जहां पर इन लोगों ने उपकरणों का निर्माण किया। आगे हम बात कर रहे हैं आपसे निम्न पुरापाषाण काल के बाद
मध्यपुरा पाषाण काल के बारे में। किसके बारे में? मध्यपुरा पाषाण काल के बारे में। तो आप देख रहे हैं जो निम्नपुरा पाषाण काल में जो मानव थे वो कहीं न कहीं पत्थरों के माध्यम से वो शिकार करते थे, और पत्थरों उनके चापर चापिंग आपने देखा, हैंड एक्स क्लीवर जैसे उपकरण थे जो भारी थे क्योंकि पत्थर के मूल भाग से बनाए जाते थे। और जब वो धीरे धीरे जानवरों के साथ ऐसा व्यवहार किए होंगे तो धीरे धीरे जानवरों ने भी उनसे दूरियां बना ली होगी, और दूरियां बनाने से कहीं न कहीं उनके शिकार में बाधा उत्पन्न हुई होगी, और वो निश्चित तौर पर विचार की होंगी कि कैसे अपने उपकरणों को हल्का बनाया जाए। दो ही तरीका है, या तो अपनी मारक क्षमता को बढ़ाया जाए या तो उपकरणों को हल्का बनाया जाए। मारक क्षमता जब व्यक्ति भूख से व्याकुल होता है तो और कम होती है, तो कहीं न कहीं उनको समझ में आया कि हम उपकरणों को और हल्का बनाएं, और आप देख रहे हैं ये हल्कापन आपको स्पष्ट मध्यपुरा पाषाण काल में देखने को मिल रहा है। या इस काल का मानव कोर के बजाय फलक पर, किस पर? फलक पर आप देख रहे हैं, फलक पर औजारों का निर्माण करने लगा भारी संख्या में। फलक का मतलब यह है कि जहां इससे पहले पत्थर के मूल भाग से औजारों का निर्माण होता था, अब उस पत्थर के जो पपड़ी होती है उसके पपड़ी से औजारों का निर्माण होने लगा। और आप देख रहे हैं इस काल में क्वार्डाइट जैसे नरम पत्थर से निर्मित होने लगे, बल्कि यहाँ पर चर्ट और जैस्पर का भी कुछ प्रयोग हमें देखने को मिलता है। और इस काल के जो प्रमुख उपकरण हैं वो बेधक है, तक्षणी है और खुरचनी है। इसके अलावा देख रहे हैं A.K. घोष ने इसे फलक संस्कृत का नाम दिया। अब यहाँ कथन कारण के प्रश्न आपसे अच्छे बन सकते हैं कि मध्यपुरा पाषाण काल के उपकरण फलक पर निर्मित किए जाने लगे, और हो सकता है इसीलिए A.K. घोष ने इसे फलक संस्कृत का नाम दिया। तो यहाँ कथन और कारण दोनों सही है और दोनों एक दूसरे की पुष्टि करते हैं। चूंकि फलक से निर्मित होने लगे थे इसलिए इसे फलक संस्कृत कहा गया। भारत के निवासा अगर महाराष्ट्र से इस काल के स्थल प्राप्त होते हैं, इसलिए केडी बनर्जी ने इसे निवासियन संस्कृत भी कहा गया है। यहां से इस तरीके के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं कि निम्नलिखित में से किस काल को निवासियन संस्कृत के नाम से जाना जाता है? आपके सामने विकल्प वो दे देंगे कि मध्यपुरा पाषाण काल, उच्चपुरा पाषाण काल, नवपाषाण काल या निम्नपुरा पाषाण काल। तो आपका उत्तर क्या होगा? मध्यपुरा पाषाण काल को हम किस एक अन्य नामों से निवासियन संस्कृत के नाम से जानते हैं, और किस एक नामों से फलक संस्कृत के नाम से हम जानते हैं। और इस काल के उपकरण आप देख रहे हैं कैसे फलक से युक्त बनाए जाने लगे। इसमें देखिए कुछ हल्कापन आपको देखने को मिल रहा है, जैसे इससे पहले के उपकरण आपको ऐसे देखने को मिले तो आगे इसमें आप काटें तो इस तरह का चीज़ें आपको निकल के आए सामने, तो ये चीज़ें अब इसमें कई उपकरण आपको देखने को मिल रहे हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे चीज़ें मध्यपुरा पाषाण काल के औजार जो है निर्मित होने लगे, और यूरोप में इसी काल के जो भी उपकरण थे उन्हें मस्तूरियन संस्कृत के नाम से जाना जाता है। तो इस काल के जो उपकरण प्राप्त हुए हैं उन उपकरणों की अपनी खास विशेषता थी जिन्हें मस्तूरियन संस्कृत कहा जाता था। तो इस तरीके से हमने मध्यपुरा पाषाण काल पर भी आपके समक्ष चर्चा की, इससे पहले निम्नपुरा पाषाण काल पर। और अब धीरे धीरे देख रहे हैं कि मानव विकास कर रहा है, उसकी जैसे जैसे आवश्यकताएं बढ़ रही हैं, आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है, और ये चीज़ें मुझे अगले स्लाइड में स्पष्ट तरीके से देखने को मिलेगी। जो काल होगा उच्चपुरा पाषाण काल। क्या होगा? उच्चपुरा पाषाण काल। इस पर हम लोग अब बात कर रहे हैं उच्चपुरा पाषाण काल पर, और देख रहे हैं इस काल का मानव अपनी मारक क्षमता को बढ़ाने के लिए वो ब्लेड प्रकार के उपकरण का प्रयोग करने लगा। किसका करने लगा? ब्लेड प्रकार के उपकरण का प्रयोग करने लगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ब्लेड प्रकार के उपकरण का प्रयोग करने लगा, और इसलिए विद्वानों ने क्या कहा है इस काल को? ब्लेड संस्कृत का काल कहा है। यह भी प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि ब्लेड संस्कृत के काल के नाम से हम जानते हैं, और आपको एक विकल्प जरूर मिलेगा उच्चपुरा पाषाण काल। अब इस काल के जो उपकरण हैं वो दोनों तरफ ब्लेड के जिसे धार होती है उस तरीके के बनाए जाने लगे और हल्के भी बनने लगे। अब अगर वो
जानवरों में किसी भी भाग से लगते हैं तो निश्चित तौर पर जानवर घायल होगा, जबकि इससे पहले हम फलक में देख रहे हैं उसका एक भाग पतला है। और आप देख रहे हैं निम्न पूरा पाषाण काल में आप देख रहे थे कि वो कमोबेश एकदम सुडौल पत्थर की तरह थे, कम नुकीले हुआ करते थे, कम। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं आप कि ब्लेड के आकार का उपकरण बनने लगा, और उच्च पुरा पाषाण काल को इसीलिए ब्लेड संस्कृत का काल भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त हड्डी के औजार भी निर्मित होने लगे, और यही नहीं, छोटे छोटे जीवों को मारने के लिए, जैसे आप देख रहे हैं मछली मारने के लिए हार्पून या कांटे का भी निर्माण प्रारंभ हो गया। किस काल में? उच्च पुरा पाषाण काल में। और यहाँ पर देखिए एक ब्लेड नुमा आपको उपकरण देखने को मिल रहा है। और ये जो उपकरण हैं ये भारत के विभिन्न स्थानों से प्राप्त हुए, और यह भी प्रश्न हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। जैसे हम देख रहे हैं बेलन घाटी उत्तर प्रदेश, तो बेलन घाटी बहुत ही महत्वपूर्ण साइट है और यहाँ से तीनों काल के उपकरण प्राप्त होते हैं। इसके अलावा भीमबेटका और बाघौर। देखिए एक राजस्थान में बागौर है और मध्य प्रदेश में क्या है? मतलब बाघौर है। तो हमें ध्यान रखना है राजस्थान के बागौर और मध्य प्रदेश के बाघौर के बीच में। तो यहाँ देख रहे हैं ये ऐसे स्थान हैं जहाँ से हमें उच्च पुरा पाषाण काल के उपकरण प्राप्त होते हैं। सुंदरगढ़ उड़ीसा से संबंधित है। जोगीमारा की गुफाएं झारखंड में। सिंह भूमि आप देख रहे हैं ये भी यहीं से जुड़ा हुआ है। पैसरा का संबंध कहाँ से है? बिहार से है। पटड़े महाराष्ट्र से। बिसादी गुजरात से। बूढ़ा पुष्कर राजस्थान। रेणुगुंटा आंध्र प्रदेश से है। यहाँ मिलान करने वाला एक बहुत अच्छा प्रश्न बना भी है और उम्मीद है आगे बनेगा, क्योंकि वो आपसे यह जानना चाहते हैं कि आप उच्च पुरा पाषाण काल के जो उपकरण भारत के जिन जिन स्थानों से प्राप्त हुए हैं क्या आप उन स्थानों से परिचित हैं कि नहीं हैं। देखिए टॉपिक बहुत ही संक्षेप में है लेकिन बहुत सारगर्भित है, और आपके लिए अगर दे जैसे पैसरा दे दिया गया या जोगीमारा की गुफाएं दे दिया गया, सुंदरगढ़ दे दिया गया, भीमबेटका दे दिया गया और उनके सामने राज्य दे दिए गए और कहा गया आपस में आप क्या करिए, इनको मिलान करिए। तो एक सरल प्रश्न है लेकिन गलत हो सकता है, तो इसलिए हमें यहाँ पर ध्यान रखना है पैसरा, सिंहभूम, जोगीमारा की गुफाएं, सुंदरगढ़, भीमबेटका। और इसी प्रकार से हम आपसे बता रहे हैं जैसे भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश में हैं, जोगीमारा की गुफाएं झारखंड में हैं, और इसी प्रकार से रेणुगुंटा करनूल की गुफाएं मुझे आंध्र प्रदेश से प्राप्त होती हैं। तो 3 गुफाएं दे करके चौथा कोई और विकल्प वो स्थापित करके आपसे कह सकते हैं कि निम्नलिखित में से वो कौन सा स्थान है जहां से गुफाएं प्राप्त नहीं होती। गुफाएं वो स्थान थे जहां पर आदि मानव निवास करते थे, और कमोबेश ऐसा लगता है कि ये सब चीज़ें उन्होंने जानवरों से सीखी होगी। कभी कभी जब धूप या छाँ या बरसात के दौरान, धूप और बरसात के दौरान आप देखेंगे कि वो भीगते थे, धूप में पड़े रहते थे, उसी दौरान जानवर तेज़ी से भाग करके गुफाओं और कंदराओं में छुप जाते थे और कुछ समय बाद बाहर निकलते थे, तो उन पर उसका प्रभाव नहीं था। तो पीछा करते करते जब वहाँ तक वो पहुँचे होंगे तो उन्हें लगा होगा कि ये तो महत्वपूर्ण स्थान है और जहाँ पर रुक करके, जहाँ रुका जा सकता है और रुक करके धूप और छाँ या कहा जाए कि धूप और बरसात से बचा जा सकता है। यहाँ एक देखा जाए गुफाओं का, पहाड़ों का अंदर का जो सकरा हुआ भाग है उसके नीचे छाँ मुझे दिखाई पड़ रहा है, छाया दिखाई पड़ रही है, उससे उन्हें काफ़ी आराम मिला होगा। तो ये चीज़ें भी, और बाद में उनके निवास के स्थान हो गए, और निवासी नहीं, वो कमोबेश वहाँ इस तरीके से रहने लगे कि उनके अंदर की जो भावनाएं थी वो भी प्रकट होने लगी, और जो भीमबेटका में देखने को मिलती है चित्रों के माध्यम से। तो आगे हम भीमबेटका पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ये सब बिसादी और पुष्कर, ये देखा जाए बूढ़ा पुष्कर, तो ये सब पॉइंट हमें याद होने चाहिए। आगे इसकी विशेषताओं पर अगर हम चर्चा कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं नए चकमक उद्योग की स्थापना उच्च पुरा पाषाण काल में हुई। नए चकमक उद्योग की स्थापना किस काल में? उच्च पुरा पाषाण काल में हुई। और प्रज्ञमानव का पदार्पण, प्रज्ञमानव यानी होमोसेपियंस की हम बात कर रहे हैं, इसका पदार्पण किस काल में हो रहा है? उच्च पुरा पाषाण काल में हो रहा है। और इस काल के मानव ने मूर्तिकला, चित्रकला, नृत्य, संगीत आदि का बेहतर प्रदर्शन किया। यानी कहीं न कहीं इन समस्त कलाओं को इस काल का मनुष्य धारण करने लगा था, और जिसका स्पष्ट प्रमाण भी हमें देखने को मिलेगा भीमबेटका, मध्य प्रदेश, जो कि रायसेन जिले में पड़ता है। और आप देखेंगे यहाँ से चित्रकारी का प्राचीनतम प्रमाण हमें प्राप्त होगा। यानी इस काल का मानव
चित्रकला से परिचित हो गया। कथन कारण आ सकता है जिसका प्राचीनतम प्रमाण भीमबेटका से प्राप्त होता है, तो कथन कारण दोनों सही है और दोनों एक दूसरे की पुष्टि करते हैं। आप देख रहे हैं लोहंदा नाले से, जो कि बेलन घाटी का एक सहायक नाला है लोहंदा, वहाँ से हड्डी की बनी हुई प्रतिमा प्राप्त है। हड्डी की बनी हुई क्या प्राप्त है? प्रतिमा प्राप्त है। और आप देख रहे हैं ये प्रतिमा का संबंध उच्च पुरापाषाण काल से स्थापित किया जाता है। यह भी प्रश्न हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा कि लोहंदा नाला से प्राप्त प्रतिमा का संबंध है काल से। आपको 4 विकल्प देंगे, उसमें एक विकल्प होगा उच्च पुरापाषाण काल। और साथ में यह भी है कि उच्च पुरापाषाण काल के लोगों को मूर्ति कला का ज्ञान हो गया था, क्योंकि लोहंदा नाले से हमें इस काल के संदर्भ में एक हड्डी की बनी हुई प्रतिमा प्राप्त है। तो इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कर्नूल जिले आंध्र प्रदेश के बिलासुर नामक स्थान से प्राचीनतम चूल्हे का प्रमाण प्राप्त होता है। प्राचीनतम चूल्हे का अभी आगे हम चर्चा करेंगे मध्य पाषाण काल में सरायनाहा, दमदमा और माधा से, तो मुझे देखेंगे एक भारी संख्या में सामूहिक चूल्हे का प्रमाण प्राप्त होगा। लेकिन यहाँ देख रहे हैं प्राचीनतम चूल्हे का प्रमाण किस काल में प्राप्त होता है? उच्च पुरापाषाण में। कहाँ से प्राप्त होता है? आंध्र प्रदेश के कुन्नूर जिले में एक स्थान है बेलासुर। तो यहाँ से आप देखेंगे ये चीज़ें यहाँ प्राप्त हो रही हैं। और आगे अगर हम चर्चा करें चित्रकला के बारे में, तो चित्रकला का यहाँ पर बहुत सुंदर, यानी चित्रकला का बढ़िया प्रमाण हमें यहाँ भीमबेटका से देखने को मिलता है। और जहाँ पर हमें कहीं न कहीं नृत्य, शिकार करते हुए, आपस में कारवा बनाकर चलते हुए, और यहाँ पर जो एक पशु को चारों तरफ से घेर करके मारते हुए, और सर्वाधिक जिस पशु का अंकन है वो 12 सिंघे का है। और ख़ास बात यह है कि ऐसा लगता है कि इस काल के लोगों की जो चित्रकारी थी वो बाद में मनोरंजन में बदल गई, क्योंकि भीमबेटका के ऐसे ऐसे स्थानों पर चित्रकारी हुई है जहां व्यक्ति सही तरीके से बैठ नहीं सकता। और जब किसी कार्य को आप मनोरंजन के तौर पर लेते हैं तो वह कार्य भी सरल हो जाता है। और आप देखेंगे इस काल में भी ऐसे ही स्थानों पर मुझे चित्रकारी प्राप्त हो रही है, जैसे लग रहा है कि उनके अंदर की जो भावनाएं थी, भले से उन्होंने प्रकट करने के लिए बाद में शुरू में प्राकृतिक रंगों आदि का सहारा लिया, लेकिन बाद में ऐसे दुरूह चित्रकारी करने लगे जो उनके मनोरंजन का कार्य करने लगी। तो मनोरंजन हो सकता है इस काल के लोगों का एक महत्वपूर्ण साधन बन गया हो। तो इस तरीके से हम लोगों ने जो अभी अपनी स्लाइड पे हम लोगों ने चर्चा की, वो निम्न पुरापाषाण काल के बारे में, मध्य पुरापाषाण काल के बारे में और उच्च पुरापाषाण काल के बारे में। तो इस तरीके से हमारा पुरापाषाण काल ये कंप्लीट होगा। बहुत सार संक्षेप में ये बातें आपके सामने रखी गई। और आगे हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड में अगर देखा जाए तो हम लोग बात करेंगे मध्य पाषाण काल के बारे में और नवपाषाण काल के बारे में। तो जल्दी ही आपसे मिलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड में और हम चर्चा करेंगे मध्य पाषाण काल के बारे में। धन्यवाद।